चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल आपको स्वागत करता हूं किस्मम एकेडमी 9th एंड 10th पे। इस लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 को शुरू करने वाले हैं, जिसमें पूरा का पूरा थ्योरम और पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स कंप्लीट होगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो सकता है कि आज ना हो पाए, लेकिन जितना भी तुम्हारा थ्योरम है 6.3, 6.4, 6.5 ये कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में, और साथ ही साथ एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं बना सकते हो। इसीलिए सबसे पहले बेसिक करना जरूरी होता है, इसीलिए एनसीईआरटी हम सबसे पहले करवा रहे हैं। इसलिए ध्यान से कलम कॉपी उठा के आराम से पढ़ोगे, है ना। ऐसे नहीं कि मोबाइल देख रहे हैं बस देख रहे हैं, ऐसे पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। वैसे भी जो ट्रायंगल होता है वो थोड़ा सा दिमाग को घुमा देता है आदमी का, ठीक है ना। इसीलिए बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। दिमाग अगर इधर उधर भाग रहा है तो भागने नहीं देना है, और कंसंट्रेट होकर चीजों को समझना है। चलो आओ शुरू करते हैं। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुका है। तीनों लेक्चर जो है आप जाके क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आ जाइए, देख तो नहीं पाइएगा क्योंकि एप्लीकेशंस पे है, ठीक है ना। यूट्यूब पर अगर ये वीडियो जाता है तो आप उसे देख नहीं पाएंगे, कभी और वीडियो शूट करके हम डाल देंगे, ठीक है। आ जाइए। सबसे पहले हम लोग क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी पढ़े थे, याद करिए। 2 पॉलीगन सिमिलर कब कहे जाते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो और साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो। तो पॉलीगन में ही तो हमारा ट्रायंगल भी है, पॉलीगन में ही तो हमारा ट्रायंगल भी है। तो अगर हम ये बोले कि हमारा ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, सिमिलर ट्रायंगल कब होगा, तो उसके लिए भी वही कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है हमारे पास, बोलिए। एंगल ए बराबर एंगल डी। अब यहाँ पे आप कर दीजिए ए, यहाँ कर दीजिए बी, यहाँ कर दीजिए सी, यहाँ कर दीजिए डी, यहाँ कर दीजिए ई, और यहाँ कर दीजिए एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब कहे जाएंगे? जब उनमें एंगल ए क्या हो, एंगल डी के बराबर, यानी ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर हो। फिर एंगल जो बी है हमारा वो एंगल ई के बराबर हो, और एंगल सी जो है हमारा एंगल एफ के बराबर हो, ठीक है ना, एंगल एफ के बराबर हो। साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, तो ए बी का रेशियो किसके साथ, डीई के साथ। फिर बीसी का रेशियो किसके साथ, ईएफ के साथ। और सीए का रेशियो किसके साथ, डीएफ के साथ, ठीक है ना। सीए का रेशियो किसके साथ, डीएफ के साथ या एफडी के साथ। अगर ये बराबर होता है तो ये ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा, और नहीं तो सिमिलर नहीं होगा। ये हमारा पॉलीगन जब हम लोग पढ़ रहे थे तब दोनों कंडीशन का होल्ड करना जरूरी है, पहला भी एंड दूसरा भी। लेकिन ट्रायंगल के केस में दोनों में से अगर कोई एक भी वैलिड हो जाएगा तो दूसरा अपने आप हो जाता है। कहने का मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल में अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाए, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाए, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो जाए, तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्या मतलब हुआ कि उस समय अपने आप जो साइड का रेशियो है, जो साइड का रेशियो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। मात्र क्या हो जाने से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के ही बराबर हो जाने से। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? एक बार इसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इन प्रीवियस सेक्शन वी स्टेटेड दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। same ratio मतलब proportion, ठीक है। अब आ जाइए, तो सबसे पहले ये जो थ्योरम है आपका 6.3 ये थ्योरम क्या है? ये जो अभी हम बताए आपको कि अगर दोनों कंडीशन में से, पहला कंडीशन क्या था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो। दूसरा कंडीशन क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर। तो हमने उसके बाद क्या बोला कि ये दोनों का एक साथ होना जरूरी नहीं है, कोई एक भी हो जाएगा तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। अब यही बात को प्रूफ करना है, यही बात को प्रूफ करना है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल के बराबर हैं तो प्रूफ करो कि वो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, या फिर वो ट्रायंगल के साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा।
क्योंकि सिमिलरिटी के लिए दोनों कंडीशन होल्ड होना चाहिए। तो अगर एंगल बराबर है तो साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। बात समझ में आया? तो साइड का रेशियो भी बराबर होगा, ये प्रूफ करिए। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। इसको एक बार पढ़ लीजिए अगर ना हो तो। इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि आपको दो ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में क्या दिया गया है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इसके बराबर है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, बराबर है। बात समझ में आया? ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी मान लीजिए, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, ई के बराबर है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ये आपको दिया गया है, ठीक है। अगर ऐसा होता है देन, है ना, देन का मतलब उसके बाद जो है वो प्रूफ करना है, उसके बाद जो है वो प्रूफ करना है। देन दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन। समझ में आया? इसका मतलब कि इतना दे देने से हमें क्या प्रूफ करना है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी कि ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन हुआ, डीई, बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन हुआ, ई एफ, और एसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हुआ, तो ये भी बराबर होगा। रेशियो बराबर होगा, लंबाई बराबर नहीं होगा, रेशियो बराबर होगा। बात समझ में आया? तो हम लोग गिवन में क्या लिख देंगे, गिवन में हम क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ हमको क्या दिया गया है, एंगल ए बराबर एंगल डी, फिर एंगल बी बराबर एंगल ई एंड एंगल सी बराबर एंगल एफ। टू प्रूफ दैट क्या है, टू प्रूफ दैट क्या है कि साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी ए बी का रेशियो किसके साथ, डीई के साथ, बोलो, और एसी का रेशियो, एसी का रेशियो बोलो डीएफ के साथ, और बीसी का रेशियो ईएफ के साथ क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर ये हम प्रूफ कर देते हैं तो पहली बात तो दी गई थी, और दूसरी बात हमने प्रूफ कर दिया, तो दोनों बात सत्य होगा। अब दोनों बात सत्य होगा, हेंस, हेंस इस प्रकार, हेंस मतलब इस प्रकार द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इस प्रकार दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए दोनों कंडीशन होना चाहिए। पहला दिया था, दूसरा का आप प्रूफ करो, दोनों हो गया एक साथ, मतलब सिमिलर। बात समझ में आ गया? इसका मतलब कि हमको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल अगर हो गया तो एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीई एफ, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखो जो कंस्ट्रक्शन हम इसमें कर रहे हैं वही कंस्ट्रक्शन हम सब में करने वाले हैं, यानी 6.3 कह लो थ्योरम, 6.4 कह लो, 6.5 कह लो, तीनों में तुम्हारा जो थ्योरम है उस सब में एक ही तरह का कंस्ट्रक्शन होगा। बात समझ में आया? इसीलिए इस कंस्ट्रक्शन को क्या कर लेना है, एकदम याद कर लेना है, समझना है, समझ लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है कि जितना ए बी की लंबाई है, जितना ए बी की लंबाई है उतना ही लंबाई नापना है और यहाँ पे कट कर देना है। समझ में आ गया? बोलो कि नहीं आया? जितना ए बी की लंबाई है, जैसे ये ए बी की लंबाई है जितनी, इतना क्या करना है, कट करना है यहाँ से, और यहाँ पे कट कर देना है। समझ में आ गया? बोलो। तो कट करोगे तो कितना आ जाएगा जरा बताओ। मान लो यहाँ पे कुछ कट किए तुम, तो यहाँ पे कुछ कट किए, तो मान लो ये पॉइंट पी आ गया, ठीक है। और एसी की लंबाई नापोगे और डीएफ पे कट कर दोगे, तो मान लो ये यहाँ आ गया एफ। अब पी, सॉरी एफ तो नहीं मानेंगे ना, क्यू मानेंगे ना, क्यू, और पी और क्यू को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। पी और क्यू को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। बात समझ में आया? ए बी की लंबाई डीपी कट करेंगे, एसी की लंबाई डी क्यू कट करेंगे, एकदम लंबाई नाप नाप के। अब एक बात बताओ, क्या बीसी की लंबाई पी क्यू के बराबर हो जाएगी? बोलो। अगर हम कंस्ट्रक्शन में ए बी की लंबाई डीपी के बराबर किए हैं और एसी की लंबाई डी क्यू के बराबर किए हैं, तो क्या बीसी की लंबाई भी पी क्यू के बराबर हो जाएगी, या कोई जरूरी नहीं है? सोचो।
ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? देखो, जैसे ये लंबाई नापे हो, ये लंबाई नापे हो, अगले जगह कट कर रहे हो, तो ये लंबाई इतना रख रहे हो, ये लंबाई भी उतना ही रख रहे हो, लेकिन एंगल बढ़ा दिए। तो एंगल बढ़ा दोगे तो ये लंबाई तो सेम है ना, ये लंबाई तो सेम है ना। अब ये वाली लंबाई ये वाली लंबाई के कहाँ बराबर दिख रही है? बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है। इसका मतलब कि इस एंगल पे भी डिपेंड करता है तीसरा साइड की लंबाई। अगर आप इस लंबाई को 2 मीटर है, आप इसको 2 ही मीटर रखे, 3 मीटर है, इसको भी आप 3 ही मीटर रखे, तो अपने आप ये नहीं होगा कि तीसरा भी अपने आप बराबर हो जाएगा। उसके बीच का एंगल पे भी डिपेंड करता है। इसको और फैला देंगे तो और एंगल बढ़ जाएगा, ये और ऊपर आ जाएगा, तो क्या ये वाला साइड बराबर होगा? तो ये बात आपको समझना है कि कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो बीसी की लंबाई पी क्यू के बराबर नहीं हो जाएगा। समझ में आया बात? लेकिन वो है बराबर। कैसे है बराबर? दूसरे तरीका से, क्योंकि आपको एंगल ए एंगल डी के बराबर दिया है कि नहीं दिया है? तो जब बराबर दिया है तो नहीं हो गया बराबर? बोलो। तो एंगल ए और एंगल डी जब बराबर होगा तब बीसी की लंबाई पी क्यू के बराबर हो जाएगा। किस थ्योरम से? तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल ही क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आई बात? देखो ध्यान से देखो इस दोनों ट्रायंगल को। पहले तो कंस्ट्रक्शन जो किया वो लिख लो। कट है ना, पी ऑन डी ई है ना, एंड क्यू ऑन डी एफ। लेकिन ऐसा वैसा कट नहीं है, सच दैट कि डीपी की लंबाई बराबर है एबी के, एंड डी क्यू की लंबाई जो है वो बराबर है, बोलो, एसी के, है ना। डी क्यू की लंबाई किसके बराबर है? एसी के। ये दिमाग में आया कि बात? क्यू कट किए हैं डीएफ पे, लेकिन ऐसा क्यू कट है कि डी क्यू की लंबाई एसी के बराबर है। पी कट किए हैं डीई पे, लेकिन वो ऐसा कट है कि एबी की लंबाई डीपी के बराबर है, यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर। समझ में आई बात? अब आ जाएंगे हम लोग अपने प्रूफ में। कोई दिक्कत? हाँ, एंड ज्वाइन पी टू क्यू, पी से क्यू को ज्वाइन भी तो किए हैं, तो जो काम किए हैं सिर्फ वही लिख देना है। कोई दिक्कत? अब आगे आ जाओ। कंसीडर, या फिर हम कहेंगे, हाँ कंसीडर ही कर लो। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू। जरा बताओ, ए बी की लंबाई डीपी के बराबर है, बोलो, और एसी की लंबाई डी क्यू के बराबर है। एसी की लंबाई डी क्यू के बराबर है। ये दोनों कैसे? बाई कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन में इसी बात का ध्यान रखा था कि दोनों लंबाइयां बराबर रहें, और साथ में एंगल ए किसके बराबर है? एंगल डी के। ये कैसे? तो ये हमें दिया गया था, तीनों एंगल के बराबर दिया गया था, तो एंगल ए एंगल डी के भी तो बराबर है। तो इन तीनों बात से हम कह सकते हैं भाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अगर दो ट्रायंगल में अगर ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, और इनके बीच का एंगल भी क्या होगा? बराबर हो, तो ये ट्रायंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। बराबर ना है लंबाइया, रेशियो थोड़ी कर रहे हो, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। 9th में थ्योरम है, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो तकलीफ होगी, वैसे कोशिश करो समझने का, क्योंकि अब तो 9th में जाके नहीं ना पढ़ने जाओगे। तो बाई साइड एंगल साइड होता है, ये दिमाग में रखना है। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल और वो ट्रायंगल, यानी ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। पगला रहे हो का? डी एफ सीधे बड़ा दिख रहा है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? एकदम हूबहू। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एकदम हूबहू बराबर होना चाहिए। तो ए बी सी इतना छोटा, डी ई एफ इतना बड़ा, कहाँ से कॉन्ग्रुएंट होगा? होना भी होगा तो किसके होगा? डी पी क्यू के। समझ में आई बात? जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से अब क्या होगा? सारे पार्ट्स बराबर। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग
कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जो जिसके बराबर दिख रहा है उसी के बराबर करेंगे, हाथ को हाथ के बराबर करेंगे, चेहरा को चेहरा के बराबर करेंगे, यानी कि चेहरा और पैर बराबर कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट है। तो बताए थे ना कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को भी कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, है ना। वो फिगर क्या हो सकता है, उल्टा दिया जा सकता है। जैसे मान लो ये फिगर है, ये दोनों एकदम क्या है, एक जैसा है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, ये वाला जो हाथ है वो इस वाले हाथ के बराबर है। बोलो, क्या हम ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि ये वाला हाथ जो है इस वाले फिगर के इस वाले हाथ के बराबर है, या फिर ये वाला हाथ जो है इस चोटी के बराबर है, या ये वाला हाथ जो है इस पैर के बराबर है। नहीं, जो जिसके बराबर दिख रहा है तो उसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। समझ में आई बात। तो जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंट लिखे हो तो यहीं से लिख दोगे कि एंगल बी दूसरे पोजीशन पे है, तो यहां भी दूसरे पोजीशन पे कौन है, एंगल पी, है ना। तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के। फिर तीसरे पोजीशन पे कौन है, पहला दूसरा तीसरा सी है, तो एंगल सी किसके बराबर, इधर तीसरे पोजीशन पे कौन है, एंगल क्यू, इसके बराबर हो गया। बात समझ में आया। ये दोनों बात कैसे आया, बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हिस्सा, उसके संगत हिस्सा, मतलब जो जिसके बराबर दिख रहा था वो उसके बराबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का ही मतलब होता है एकदम हूबहू पिक्चर है। बात समझ में आया। तो ये नहीं कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है तो हम अपना कह रहे कि ना हम एंगल ए एंगल पी के बराबर करेंगे। एंगल ए एंगल पी के बराबर दिख रहा है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए डी के बराबर होगा। समझ में आ गया। तो आ जाओ, तो ये हो गया बराबर। अब देखो एंगल बी जो है वो पी के बराबर था, लेकिन एंगल बी पहले से किसके बराबर दिया गया है। बात समझ में आया, बोलो। तो हम लिख देंगे कि ऑल्सो गिवन कितना, एंगल बी बराबर एंगल ई, बोलो, एंड एंगल सी बराबर एंगल ए। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर, किसी को अभी माने नहीं ना है, इसको मान लेंगे 2। तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख देंगे कि बी ही पी है और बी ही ई है, मतलब पी और ई बराबर है। इसका मतलब एंगल पी किसके बराबर हो गया, एंगल ई के। कोई दिक्कत, बोलो। एंगल सी ही क्यू है और एंगल सी ही एफ है, मतलब एलएचएस बराबर तो आरएचएस बराबर होगा। दोनों एलएचएस मैच कर रहा है तो एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर, एंगल क्यू बराबर एंगल एफ। अब जरा इधर देखो, आओ पिक्चर में देखो, एंगल पी किसके बराबर आया, एंगल क्यू किसके बराबर आया। अब तुम हमें बताओ, अगर इस ट्रायंगल में कंसीडर करोगे तो तुम ये नहीं कहोगे कि अगर एंगल पी एंगल ई के बराबर है और एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया। क्योंकि दो लाइन पैरेलल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसका उल्टा भी तो सही है कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है और ये एंगल बराबर हो रहा है तो ये जो लाइन है एल और एम वो पैरेलल हो जाएगा। तो इसके मतलब यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाई, ये दोनों बात मिलके इंप्लाई करता है कि पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के। किसके, ई एफ के। बात समझ में आया, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। बात समझ में आया। जैसे ही ये पैरेलल हुआ पी क्यू पैरेलल ई एफ तो ट्रायंगल डी ई एफ में थेल्स थ्योरम लग जाएगा। बोलो कि नहीं लगेगा। एक ट्रायंगल में अगर किसी साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए तो वो पॉइंट क्या करता है, साइड को सेम रेशियो में बांटता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो लिखेंगे अब इन ट्रायंगल डी ई एफ, है ना, सो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सो। इसलिए इन ट्रायंगल डी ई एफ यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा बताओ, डीपी डिवाइडेड बाई पीई नहीं लिखेंगे,
पीई होगा लेकिन पीई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पिक्चर में प्रूफ क्या करना है। देखो ए बी डिवाइडेड बाई, तो डीई प्रूफ करना है, डीई। समझ में आ रही बात? क्या प्रूफ करना है? डीई। तो एक स्टेप हम क्यों बढ़ाएं, डीपी डिवाइडेड बाई सीधा डीई करेंगे, और डीपी किसके बराबर था? ए बी के। तो डीपी के जगह पे हम ए बी भी लिख देंगे, तो ए बी डिवाइडेड बाई डीई नहीं प्रूफ हो जाएगा, तो ए बी डिवाइडेड बाई डीई आ जाएगा। बस समझ में आया? तो क्या लिख देंगे, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डीपी बाई डीई। क्या लिख देंगे, डीपी बाई डीई। तो अगर पहले डीपी लिए हैं तो डीपी वाला करस्पॉन्डिंग कौन होगा, डी क्यू, और अगर डीई लिखे हैं तो डी एफ। हो गया ये बात? अब देखो ध्यान से, अब डीपी के जगह पे क्या लिखेंगे, कहेंगे कि डीपी हमारा किसके बराबर था कंस्ट्रक्शन में, ए बी के। तो अब डीपी के जगह पे लिख देंगे ए बी, और डिवाइडेड बाई डीई रहने देंगे, बराबर डी क्यू किसके बराबर था, डी क्यू ए सी के। डी क्यू किसके बराबर था, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब वहां ए सी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, और नीचे पहले से जो है भाई डी एफ। यही तो करना था, यही तो करना था, ए बी डिवाइडेड बाई डीई, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। हो गया ये पार्ट। एक पार्ट और भी करना है, क्योंकि तुम्हारा बी सी बाई ई एफ के भी तो बराबर करना है। अब वो कैसे करें सर, उसको करेंगे नहीं, उसको करेंगे नहीं। बोलो काहे नहीं करेंगे, करना तो है। हम कहेंगे कि हम एग्जामिनर को बता दिए कि हम कैसे कर रहे हैं। अगर वो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको हम ये बोले कि जिस तरह से हम कंस्ट्रक्शन में, अगर सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से यही पे बात समझना, जिस तरह से हम कंस्ट्रक्शन में ए बी की लंबाई को डी पी के बराबर किए और ए सी की लंबाई को डी क्यू के बराबर किए, तो ये वाला बात प्रूफ हुआ, ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ, हुआ ना? क्या उसी तरह से अगर हम कंस्ट्रक्शन में ई के तरफ से कंस्ट्रक्शन करें, कहां के तरफ से, और ई के तरफ से कंस्ट्रक्शन करें कि भैया जितना बी ए की लंबाई है, जितना बी ए की लंबाई है उतना ही इधर कट करें और यहां पी मान लें, और जितना बी सी की लंबाई है उतना इधर कट कर लें, बोलो, और इसे हम मान लो आर मान लें, और फिर जो है ज्वाइन करें धीरे से किसको, पी और आर को। जिस तरह से बीसी को मतलब पैरेलल हुआ था, पी क्यू ज्वाइन किए थे कंस्ट्रक्शन में, अब हम ये वाला बात को इस वाले बात के बराबर कर रहे हैं, और ये वाले बात को इस वाले बात के बराबर कर रहे हैं। तो जब ये करेंगे तो फिर ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कंस्ट्रक्शन से किए हैं, और ये एंगल हमको बराबर दिया गया है, तो फिर ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल क्या हो गया, फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गया, बराबर हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो फिर कहेंगे कि ये वाला एंगल किसके बराबर, इसके, बोलो, ये वाला एंगल किसके बराबर, इसके, क्योंकि दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये पहले से किसके बराबर, डी के, ये पहले से किसके बराबर, एफ के। इसका मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और जैसे ही ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो फिर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया, क्योंकि दो लाइन और ऐसे ट्रांसवर्सल गया था, तो ये एंगल बराबर है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल है, तो फिर ये लाइन पैरेलल। तो फिर कहेंगे दिस बटे पूरा और दिस बटे पूरा। फिर ईपी की लंबाई एबी के बराबर था, तो क्या कहेंगे, ईपी की जगह पे ए बी बटे ईडी और बीसी बटे ईएफ। तो ये एग्जामिनर को हम इस तरह से रास्ते से जाके बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं, तो दोबारा बताएंगे नहीं, कहेंगे सिमिलरली। सिमिलरली में ये पूरा समाहित हो गया कि बच्चा इसी तरह से आगे जाएगा और उसे भी प्रूफ कर देगा। एक बार हमने दिखा दिया, दोबारा क्लिक देंगे सिमिलरली, ठीक है ना? अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करिए और दोबारा देखिए हमने क्या कहा। सही बात है? तो यहां के बाद क्या लिख देंगे, सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली ए बी डिवाइडेड बाई डी ई बराबर
BC डिवाइडेड बाई, बोलो ई एफ, क्या लिख देंगे, ई एफ, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो ये वाली बात और ये वाली बात दोनों ए बी बाई डी भी, ए बी बाई डी भी, तो बी सी बाई ई एफ भी तो इसी के बराबर हुआ ना, ए बी बाई डी इसके बराबर और ए बी बाई डी इसके बराबर। तो ये पूरा रिजल्ट को लेके हम कह नहीं देंगे तीनों बराबर, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहां के बाद हेंस, इस प्रकार, क्या, इस प्रकार, क्या प्रूफ हो गया हमारा, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू, बोलो ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ, प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है। और इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, बढ़िया समझा दिए। चलिए अब ये हो गया तुम्हारा थ्योरम 6.3। अब आ जाओ 6.4 में। देखो एक और बात, इस थ्योरम को इस नाम से भी जाना जाता है ना, क्या बोला गया, दिस क्राइटेरिया इज रिफर्ड टू एज द ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ट्रिपल ए को क्या बोला गया, एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। मतलब कि दो ट्रायंगल में अगर पहला एंगल पहले के बराबर, दूसरा एंगल दूसरे के बराबर, तीसरा एंगल तीसरे के एंगल के बराबर, तो उसको कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, लेकिन किस क्राइटेरिया से होगा, तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, या एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। समझ में आया। तो हम कभी भी दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल बराबर होगा तो कह देंगे ट्रायंगल सिमिलर होगा। हम पूछेंगे तुमसे कैसे हुआ, तो कहोगे सर एंगल 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 सिमिलैरिटी हम लोग थ्योरम प्रूफ किए हैं, ये बात सत्य होता है तभी ना प्रमाण किया गया है, उसका प्रमाण लाइव प्रमाणित किया गया कि ये बात सही है भैया, बोलो। तो जब सही है तो इसको हम याद भी रखेंगे, इसे हम याद भी रखेंगे, कभी भी तीनों एंगल के बराबर होगा तो हम खुद से साइड का रेशियो तुरंत लिख देंगे बिना सोचे समझे। बात समझ में आया। चलो इसको यूज कैसे करेंगे थोड़ा सा देख लो, इसको यूज कैसे करेंगे थोड़ा सा देखो। जैसे तुमको कभी भी ये एक ट्रायंगल दिया ABC, ठीक ना, और एक ट्रायंगल दिया इधर PQR, क्या दिया, PQR, कोई दिक्कत, एंगल A एंगल D के बराबर, P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर, अगर ऐसे दिया है तो हम कौन ना देंगे कि ये सिमिलर है। अब क्या करेगा तुमको कि इसको 3 देगा, इसको मान लो तुम्हारे पास 5 देगा, समझ में आई बात, इसको X दे देगा, क्लियर है, समझ में आई बात, इसको 9 दे देगा और इसको 15 दे देगा, और इसको कहेगा मान लो तुम्हारे पास 21 दे देगा, कहेगा कि X बताओ क्या होगा, X बताओ क्या होगा। तो तुम कहोगे कि सर एंगल A एंगल P के बराबर दिया गया है, बोलो, एंगल B एंगल Q के बराबर दिया गया और एंगल C एंगल R के बराबर दिया गया, तब तो ये सिमिलर है सर। हम कहेंगे हाँ, तो कहोगे सर सिमिलर है तब तो साइड का रेशियो भी तो बराबर होगा सर। बोले हाँ बिल्कुल सही, साइड का रेशियो भी बराबर होगा, लेकिन कैसे साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या कि एक एंगल और दो एंगल, ये जो लाइन खींचे हैं 1 और 2, उसके बीच का साइड, इसमें भी 1 2 के बीच का साइड करस्पॉन्डिंग हुआ, यानी कि 3/9, 3/9 बराबर होगा किसके, एक लाइन और 3 लाइन। बात समझ में आया, एक लाइन और 3 लाइन के बीच का एंगल का, तो ये 5 किसके करस्पॉन्डिंग हुआ, 15 के, और x किसके करस्पॉन्डिंग हुआ, 21 के, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये तो कटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये तो 1/3 बराबर है, ये भी बराबर होना चाहिए ना, तो 1/3 बराबर x/21, तो 21 को इधर भेजेंगे तो 21/3 बराबर x, 3 7, तो x की वैल्यू क्या थी
7 थी। तो ये क्वेश्चन बन गया इस तरह से। ये आपको नहीं देगा कि आप ये रेशियो लिखो, आपको खुद वहां समझना होगा कि ट्रायंगल सिमिलर का मतलब ही हो जाता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर। ये एक बार प्रूव हो गया, इसका मतलब ये बात सत्य है। ये जब सत्य है तो हम कहीं भी यूज होगा तो लिखेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब आ जाइए थ्योरम नंबर 6.4। इसको कहा जाता है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। क्या कहा जाता है? ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। मतलब इसमें साइड 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 सिमिलैरिटी है। इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों साइड के बराबर होना चाहिए? हाँ, नहीं, तीनों साइड के बराबर अगर हो जाएगा तब तो ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सिमिलर की बात ही छोड़ो, सिमिलर तो हो ही जाएगा। अगर दो फिगर एकदम कॉन्ग्रुएंट हो गया, हूबहू हो गया, तब तो टेंशन ही खत्म। यहां साइड बराबर नहीं होता है, यहां साइड का रेशियो बराबर होता है। साइड का एंगल बराबर होगा, एंगल का रेशियो नहीं होता है। एंगल का रेशियो नहीं होता है, एंगल बराबर होना चाहिए, लेकिन साइड बराबर नहीं होना चाहिए। साइड क्या होना चाहिए? साइड क्या होनी चाहिए? रेशियो में बराबर। समझ में आई बात? यानी कि ये कहता है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, यानी कि आपको अगर दो ट्रायंगल दिया गया है, एकदम प्यार से दो को ट्रायंगल बनाएंगे। बना लिए एक ट्रायंगल और फिर दूसरा ट्रायंगल बन गया। बोलो, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि सिमिलर है ना। तो सिमिलर का मतलब क्या हुआ? देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। क्लियर है भाई? नहीं बोल रहे हो? तो दो ट्रायंगल दिया गया है, इसका नामकरण भी कर लिया जाए। ए बी सी और एक को डी ई एफ कर लिए। अब देखो, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का जो साइड है वो आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में हो। बात समझ में आया? प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में हो टू द, दैट इज इन द सेम रेशियो, लिखा भी है ब्रैकेट में, दैट इज इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। दूसरा वाला जो ट्रायंगल है उसके जो साइड का रेशियो क्या है, उसके क्या है? प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में है। सेम रेशियो में है मतलब गिवन क्या हुआ जरा बता दो। गिवन क्या हुआ बता दो। गिवन हुआ कि ए बी का रेशियो किसके साथ? डीई के साथ बराबर दे दिया गया। बोलो, एसी का रेशियो डीएफ के साथ, और बताओ बीसी का रेशियो ईएफ के साथ। ये दिया गया है। लंबाई बराबर नहीं है, रेशियो बराबर है। क्या है? रेशियो बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? टीपीटी क्या है? चलो, देन के बाद वही ना होता है प्रूफ करने वाला। तो देन कहाँ लिखा है? यहां लिखा है सर। देन के बाद जो होता है वो प्रूफ करना, और इफ के वाले जो होता है, इफ के बाद जो होता है वो दिया होता है। इफ माने ये दिया गया, यदि ये बात हो, देन माने तब ये करो। इफ माने यदि ये बात हो, देन माने तब ये बात प्रूफ करो। तो देन देयर corresponding angles are equal। corresponding angles are equal। corresponding एंगल कौन हुआ? एंगल ए एंगल डी के करस्पॉन्डिंग कहलाएगा, कि एंगल ए को एंगल एफ के करस्पॉन्डिंग कहोगे। समझ आ रही बात? एंगल बी किसके करस्पॉन्डिंग हुआ? ई के, और एंगल सी किसके करस्पॉन्डिंग हुआ? ये बराबर होंगे, यही साबित करना है। और दिया क्या है? केवल इतना। जबकि कोई भी पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए दोनों होना चाहिए, एंगल भी बराबर होने चाहिए और साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। लेकिन ट्रायंगल ऐसा पॉलीगन है जिसमें दोनों में से, ट्रायंगल के बाद जब जाओगे ना, क्वाड्रिलेटरल लोगे, पेंटागन लोगे, यानी कि 4 साइड वाला लोगे। अगर आकृति जैसे 2 को 4 साइड वाला लिए, एगो ये लिए, एगो ये लिए, तो इसमें दोनों का दोनों होना जरूरी है। लेकिन ट्रायंगल में केवल एक भी होगा तो दूसरा अपने आप हो जाता है। ये नहीं कि दूसरा नहीं होगा, दूसरा अपने आप सही हो जाएगा।
और यही बात प्रूफ करना है कि अगर साइड का रेशियो बराबर होगा तो साबित करो कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। अब समझ में आ गया? चलिए, तो टीपीटी क्या है भाई? एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंड एंगल एफ बराबर, सॉरी एंगल सी बराबर, ये प्रूफ करना है, याद रहे ये प्रूफ करना है। जबकि इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? ये इफ में था, एंगलवा कहाँ था? इफ में था, गिवन में था, बोलो। और टीपीटी वाला रेशियो था, अब रेशियो वाला ऊपर आ गया गिवन में, गिवन वाला आ गया। समझ में आ गई बात? चलिए, अब जा रहा है, हम क्या बोले थे कि सब में एक ही तरह का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो कंस्ट्रक्शन याद है? कंस्ट्रक्शन याद है? क्या कंस्ट्रक्शन किया करते थे हम लोग? भूल गए? बोलो जल्दी। ए बी की लंबाई जितना है उतना ही लंबाई डी ई पे कट करते थे, आप पी मानते थे, हाँ? और ए सी की लंबाई जितना था उतना ही लंबाई डी एफ पे कट करते थे, उसको क्यू मानते थे। आप पी से क्यू को मिला देते थे, यही करते थे, अभी भी वही करेंगे, आगे वाला भी थ्योरम भी यही करेंगे। इसीलिए इसको अगर तुम समझना चाहते हो समझ लो, रटना चाहते हो रट लो। 2 से 3 बार अगर तुम अलग अलग टाइम पे बनाओगे, आज बनाओ, 2 दिन बाद फिर बनाओ, 2 दिन बाद फिर बनाओ, इतना आप कर लोगे, फिर 1 महीना बाद एक बार बना लो, तीनों को एक एक बार, वो थ्योरम तुम्हें कभी भूलेगा ही नहीं। लेकिन तुम चाहोगे कि खाली हम सुन लिए, सर जी बता दिए, समझ में आ गया, हम कर लेंगे, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, भूल जाओगे। ह्यूमन का नेचर है, तुम्हारा ही प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया में सब बच्चों का प्रॉब्लम है। तुम स्पेशल नहीं अपने आप को कमजोर समझना कि यार हमें तो भूल जाते हैं, हम पहले इंसान ही हैं जो धरती पे, हम ही को सब नहीं आता है, सबको आता है। अरे किसी को नहीं आता है एक बार में, उसको 2 बार 3 बार करना पड़ता है, 4 बार करना पड़ता है। जो अच्छा बच्चा होता है वो 3 बार करता है, और जो सोचता है कि नहीं हम ही में कोई दोष है लग रहा है, तो वो बस ये सोच लेता है, जैसे ही ये सोच लेगा कि हमरे में कौन दोष है तो वो बनाएगा ही नहीं 2 बार 3 बार। बस समझ में आया? और जब तक 2-3 बार बनाओगे नहीं तब तक आएगा नहीं। तो जो कमजोर है वो तो 5 बार और बनाना चाहिए। करना ही क्या है, सर जी बोले हैं तो काम करना है, बाकी भगवान पे छोड़ दे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन सर बोले हैं कि नहीं 4 बार 5 बार बनाना है, अलग अलग टाइप पे, ये नहीं कि एक ही दिन 5 बार बना ली। एक ही दिन तो तुम्हारा दिमाग एकदम जागरूक है, एक बार पढ़ा है, ध्यान से समझा है, कर लो ही लोगे। अलग अलग टाइम पे, और अलग अलग टाइप पे करने पे नहीं आएगा, नहीं आएगा तो फिर देखना है कि सर कैसे किए थे, तब सीखोगे, अपना दिमाग पे जोड़ दोगे, 5 बार दिमाग पे जोड़ दोगे तो वो फिट बैठ जाएगा। पहली बार में थोड़ा थोड़ा गलती होगा, दूसरा बार जब लेके बैठोगे तो कुछ याद नहीं आएगा, अरे यार यहाँ पे क्या किए थे सर, याद नहीं आ रहा है, तो समझोगे तो कुछ कुछ रिकॉल हुआ दिमाग में। अब तिबारा लेके बैठोगे तो वो वाला बात हुआ, कहोगे कि नहीं ये बात तो हम सोचे थे, एक बार देखे थे हम, ऐसे हुआ था, कॉपी में ऐसे था, तो कर लिए। अब कुछ और भूलोगे थोड़ा थोड़ा, तो चलो देखते एक बार और, फिर देखोगे समझोगे, अरे भाई ये बात था, तो 3 बार करने के बाद वो एकदम फिट हो जाएगा, जहां जहां का भी पुर्जा उर्जा नट वट जो है ढीला है वो सब सेट हो जाएगा। अब 5वां बार में एकदम फटाफट बना लो। लेकिन इतना करना पड़ेगा, ट्रेंगल है, दूसरा चैप्टर होता तो कुछ नहीं बोलते। देख रहे हो ना कितना लंबा प्रूफ जा रहा है, जबकि एकदम शॉर्ट करके बताया गया है, नहीं तो एक लाइन और बढ़ता है। जब रेशियो वाला बात करवा रहे हैं हम, यहाँ पे याद करो, ए बी डीपी बटे डीई करवा रहे हैं ना, हेल्थ थ्योरम तो बोलता है डीपी बाई बीई ना, और फिर डी क्यू बाई क्यू एफ ना, तो उसके बाद एक लाइन क्या बढ़ता है, दोनों तरफ 1 जोड़ा जाता है। जब तुम दोनों तरफ 1 जोड़ते हो तब ये पूरा लंबाई जनरेट होता है। तो उस स्टेप को मैंने बचाया ना तुम्हारा, वो स्टेप को बचाया ना, नहीं तो सोचो पेज भी नहीं बचता, दूसरा पेज लेना पड़ता है। हाँ चलो, बकैती हो गई बहुत, अब कुछ काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे भैया, वही काम, ए बी की लंबाई को नापे, जितना हुआ उतना ही कट कर देंगे। अब स्केल लेके नापने नहीं जाएंगे एग्जाम में, स्केल लेके नापने नहीं जाएंगे,
एग्जाम में नहीं, एकदम अंदाज से बस देखेंगे इतना है इतना, ठीक कोई बात नहीं। बना ली एसी की लंबाई कितना इतना है, बस अंदाज से, ये नहीं कि यहाँ पी कर देना, कहना एपी जो है वो डीपी के बराबर है, दिख रहा है बराबर, अंदाज भी होना चाहिए, तो अंदाज जैसा होना चाहिए, यानी एकदम बहुत का अंतर हो जाए, और पी से क्यू को ज्वाइन करें, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा तो चलेगा, ठीक है, नापा नहीं जाता है, कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो पढ़ो, एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं इसको लिखे हो तो, क्या किए हो बोलो, कट पी, कहाँ पे पी कट किए हो, ऑन डीई बोलो, एंड क्यू ऑन डी एफ, लेकिन क्या ऐसा वैसा कट है वो, बोलो सच दैट, सच दैट मतलब कुछ ऐसा है कि, कैसा है कि डीपी की लंबाई ए बी के बराबर, डीपी की लंबाई ए बी के बराबर, एंड डी क्यू की लंबाई, डी क्यू की लंबाई ए सी के बराबर, एंड ज्वाइन पी टू क्यू, एकदम रट लेना है, समझ में आया? सब रट आ जाता है अगर 3-4 बार तुम प्रूफ करोगे ना, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ रहे थे तुम्हारे उम्र में थे तो हम लोग भी बहुत विद्वान थोड़ी थे, अब ना विद्वान हुए, उस समय तो स्थिति हम लोग को भी तुम्हारी जैसी होगी ना, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे, तो हम लोग क्या करते थे कि 3 बार बताते थे बच्चों को, हम प्रूफ कर लिए तो तुमको बैठा के कहेंगे देख कैसे होता है, तुमको आता है तो कर, नहीं आता है तो सीख, समझ में आया? तो 3 बार उसको कराएंगे, वो कहेगा ये कैसे हुआ, तो हम सोचेंगे कि देख कैसे हुआ, तो हमारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया बात? फिर दूसरा को बताएंगे तो वो भी पूछेगा ये कैसे हुआ, तो फिर बताओगे तो फिर रिवीजन होगा, इसीलिए बोला जाता है कि विद्या को बांटने से बढ़ता है, कौन विद्या, पढ़ाई लिखाई वाला, समझ में आई बात? चलिए आ जाओ, है ना? तो अब प्रूफ में आएंगे, फिर वही काम करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, अब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम लोग कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे बताओ, अभी तो हमको एंगल ए एंगल डी दिया नहीं है, प्रूफ करना है, बोलो, लेकिन ये किया जा सकता है कि नहीं बताओ, हमको जो दिया गया उसको यूज किया जाए, हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, किसके बराबर, बोलो, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, और बराबर बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, हम इसमें ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, हम इसमें ए बी के जगह पे कंस्ट्रक्शन से क्या लिख सकते हैं, ए बी कंस्ट्रक्शन से क्या था, ए बी कंस्ट्रक्शन से क्या था भाई, डीपी था, तो इसको लिखो, ए बी को लिखो डीपी और डिवाइडेड बाई डीई बराबर, ए सी की जगह पे क्या लिख देंगे, डी क्यू, क्या लिख देंगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर हमको कॉन्ग्रुएंट करना है तो ये वाली लंबाई तो ये वाली लंबाई के बराबर है ही, उसमें तो सोचना ही नहीं है, और एसी की लंबाई डी क्यू के भी बराबर है, हमें करना है तो क्या, बीसी को पी क्यू के बराबर, है ना, तभी ना ये कॉन्ग्रुएंट होगा, बोलो, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि उस ट्रायंगल में रेशियो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेशियो, तो फिर पैरेलल हो जाएगा पी क्यू ई एफ के, ठीक है ना, तो चलो डीपी बाई डीई बराबर डी क्यू बाई टी एफ, क्लियर है, बोलो, चलिए ये हो गया, तो ऐसा होने से हम क्या लिख सकते हैं, इंट्रेंगल, इंट्रेंगल डी ई एफ, सोचो अगर डीपी बाई डीई बराबर हो गया डी क्यू बाई डी एफ के, तो इसका मतलब ये कि पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो गया ना बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या था कि अगर एक ट्रायंगल में कोई साइड ऐसा हो जिस साइड की वजह से हमारा साइड सेम रेशियो में बटे, हमारा साइड सेम रेशियो में बटे, यानी डीपी बाई डीई बराबर डी क्यू बाई डी एफ हो, तो निश्चित रूप से पी क्यू और ई एफ पैरेलल रहा होगा, पैरेलल रहा होगा,
यही ना पढ़े हैं। और पैरेलल होता है तो रेशियो बराबर होगा, अभी रेशियो बराबर आया है तो पैरेलल होगा। तो रेशियो बराबर है तो पैरेलल होगा, तो उसको क्या कहते हैं? बाई कन्वर्स ऑफ, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसलिए हर थ्योरम को जानना जरूरी है। बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा हमारा? बोलो। पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। और जैसे ही ये पैरेलल होगा, जैसे ही ये पैरेलल होगा, अब विचार करना है और ध्यान से समझना है। एंगल पी किसके बराबर? एंगल पी किसके बराबर? एंगल ई के। एंड एंगल ई किसके बराबर? सॉरी, एंगल क्यू किसके बराबर? एंगल क्यू किसके बराबर? एंगल एफ के। ये दोनों बात कैसे? ये दोनों बात कैसे? ये लाइन कहां से आया है? एंगल क्यू बराबर एंगल एफ। कोई दिक्कत है? बोलो। ये दोनों बात कैसे लिखे हैं भाई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर लाइन पैरेलल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? सॉरी, लाइन पैरेलल होते हैं तब। पी क्यू अगर पैरेलल प्रूफ कर दिए ई एफ के, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। अब जरा बताओ, अब जरा बताओ कि जैसे ही वो एंगल बराबर हुआ, ये एंगल बराबर हुआ, तो ये वाला ट्रेंगल और ये बड़ा वाला ट्रेंगल सिमिलर हो गया। कैसे सर जी? हम कहेंगे कि छोटा वाला ट्रेंगल का ये वाला एंगल और बड़ा वाला ट्रेंगल का ये एंगल बराबर है। कहोगे जी सर। बोले छोटा वाला ट्रेंगल का क्यू और बड़ा वाला ट्रेंगल का एफ बराबर है। कहोगे जी सर। हम कहेंगे दो एंगल बराबर हो गया और तीसरा एंगल डी, दोनों में सेम ही है, चाहे छोटा वाला ट्रेंगल लो चाहे बड़ा वाला ट्रेंगल लो, डी कॉमन है। इसका मतलब कि छोटा वाला ट्रेंगल में तीनों एंगल और बड़े वाला ट्रेंगल का तीनों एंगल बराबर है। और अभी अभी प्रूफ क्या करके आ रहे हैं कि अगर दो ट्रेंगल में अगर तीनों एंगल के बराबर हो तो एंगल 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 सिमिलैरिटी से ट्रेंगल सिमिलर हो जाते हैं। अभी करके आ रहे हैं। क्या समझ में आया? साइड का रेशियो बराबर दिया रहेगा तो एंगल को बराबर करना है, ये प्रूफ करना है। तो हम साइड का रेशियो थोड़ी लिख रहे हैं, साइड का रेशियो से तो नहीं लिख रहा है। एंगल्स बराबर है तीनों, और एंगल्स बराबर है तीनों, तो अभी प्रूफ करके आ रहे हैं कि अगर तीनों एंगल के बराबर हो जाएगा तो सिमिलर हो जाएगा। इधर वाले की बात, सिमिलर की बात नहीं कर रहे हैं, इधर वाले में कह रहे हैं को छोटा वाला और एगो बड़ा वाला सिमिलर होगा। सही बात? तो अब आ जाओ अब इधर, तो लिख देंगे सो ट्रेंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रेंगल, बोलो, डी ई एफ। डी पी क्यू बुझाया? डी पी क्यू सिमिलर टू डी ई एफ। क्लियर? चलो, अब क्लियर हुआ ये बात? बोलो किससे हुआ सर जी? ये जो बातें हुआ वो कैसे हुआ? सॉरी, ये कैसे हुआ? किस थ्योरम से हुआ बताओ? पागल होता है आदमी, आदमी तो ऐसे होता है क्या? बताओ तो कैसे लिख देंगे? बाई बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल ए कह सकते हैं, एंगल पी ई के बराबर है, एंगल क्यू एफ के बराबर है यहाँ से, और एंगल ए के, सॉरी एंगल ए नहीं, एंगल डी बराबर एंगल डी, क्योंकि छोटा वाला ट्रेंगल लो या बड़ा वाला ट्रेंगल लो, डी ही है ना, तो ये बराबर हुआ। तो कह देंगे बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी ट्रेंगल
DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF जैसे ही सिमिलर हुए भाई साहब तो फिर रेशियो बराबर, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम जानते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर हो गया चाहे कैसी भी सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर। तो लिख देंगे आप, तो अब क्या लिखेंगे, डीपी बाई DE पहला दूसरा, ठीक है, बराबर दूसरा तीसरा अगर लोगे तो इधर भी दूसरा तीसरा, पहला छोड़े ना डी तो इधर भी डी छोड़ो तो क्या लोगे ई, और एगो ले लो DQ, तो DQ लोगे तो कौन छोड़े हो, बीच वाला, तो इधर भी बीच वाला छोड़ो डी, हो गया। बोलो अब ध्यान से देखो कौन सी बात को देखना है हम लोगों को, BC वाला कहाँ है, यहाँ पे देखो, ये वाली बात देख रहे हो, और इस वाली भी बात का यहाँ पे तुम लिख लो, यहाँ पे जैसे ये AC को DQ लिखे थे ना, अरे AB को DP लिखे थे ना, इसको कुछ नहीं लिखो, इसको उतार दो BC बाई E, क्लियर है। इसको मान लो इक्वेशन 1 और ये जो आया है इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, दोनों को देखो DP बाई DE, बात समझ में आया, BC बाई EF PQ बाई EF बराबर होगा ना, हमको इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें हमारा उद्देश्य क्या था, BC की लंबाई को PQ के बराबर करना, जिसमें BC और PQ आएगा उसको लेंगे, लेंगे। तो किस में आ रहा है BC और PQ, इसी में ना आ रहा है, ये वाली बात तो हमारा पहले ही से बराबर है ना, तो अगर एक पार्ट बराबर है और ये तीनों पार्ट बराबर है तो सब ना बराबर हुआ, तो जिसका जरूरत है उसको लेंगे और जिसका जरूरत है उसको छोड़ेंगे, बस समझ में आया। तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब तुम देखो भैया हम क्या लिख रहे हैं, BC बाई EF बराबर PQ बाई EF, अब भैया EF और EF क्या हो गए, समाप्त हो गए, और जैसे हुए समाप्त BC की लंबाई हो गई PQ के बराबर, BC की लंबाई हो गई, ये BC की लंबाई PQ के बराबर करने के लिए ही ये सारा षड्यंत्र हुआ, समझ में आई बात। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि ये एंगल बराबर दिया नहीं था ना, अगर ये दोनों एंगल बराबर दिया होता तो हम ये वाला लंबाई इसके बराबर कंस्ट्रक्शन से, ये वाला लंबाई इस वाले लंबाई के बराबर कंस्ट्रक्शन से, और ये एंगल बराबर तो साइड लगा देते पिछली बार की तरह, लेकिन ये तो हमें प्रूफ करना था, TPT में था कि एंगल A एंगल D को बराबर प्रूफ करो, बुझाया, तो इसीलिए सारा कहानी करना पड़ा, बुझाया गया, बोलो। चलिए तो अब हो गया, अब हम लिख दें, अब देखो अब क्या हुआ कि समझना ध्यान से है ना, अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे तो ये ऑब्टेन्ड हुआ है, ये क्या हुआ है, ऑब्टेन्ड हुआ है, प्राप्त हुआ है, बोलो, और AB की लंबाई, समझना AB की लंबाई क्या हमारा DP के बराबर कंस्ट्रक्शन से है, AC की लंबाई DQ के बराबर हमारा कंस्ट्रक्शन से है, बोलो, ये दोनों भाई कंस्ट्रक्शन है कि नहीं है, भाई कंस्ट्रक्शन ये है कि नहीं है, इसका मतलब कि तीनों साइड के बराबर हुआ, AB DP के बराबर बोलो, और AC DQ के बराबर बोलो, और BC PQ के बराबर, अभी आया, तो तीनों साइड जब तीनों साइड के लंबाई के बराबर हो जाता है तो फिर थ्योरम लग जाता है क्लास 9th का, साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो अब ये साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ, साइड सिमिलरिटी अलग चीज है, साइड कॉन्ग्रुएंसी अलग चीज है। सिमिलरिटी में क्या होता है कि तीनों साइड बराबर नहीं होते हैं, तीनों साइड का रेशियो बराबर होता है, तब जाके सिमिलर होता है, जबकि कॉन्ग्रुएंसी में तीनों साइड के बराबर होता है, तीनों साइड इधर वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर होता है, छोटा के बराबर, बड़ा वाला के बराबर, सबसे बड़ा वाला।
समझ में आया? अब चलो, घबराहट नहीं ना हो रही है? तो क्या लिख देंगे अब भाई, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल डी पी क्यू, डी पी क्यू। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया भाईजान, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए भाईजान, तो अब बताइए कि क्या एंगल ए को एंगल डी के बराबर नहीं लिख देंगे? कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, मतलब ये ट्रेंगल एकदम हूबहू इसके बराबर है ना। तो सीपीसीटी से एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल पी के बराबर, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर, जो जिसका सेटिंग है उसके साथ बराबर। समझ में आया बात? तो ये कैसे लिखेंगे? नाउ बाई corresponding part of congruent triangle, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल पी और एंगल सी बराबर एंगल क्यू हुआ। जबकि हमें ये नहीं करना था, हमको एंगल बी को पी के बराबर नहीं करना था, हमको एंगल बी को ई के बराबर करना था, हमको एंगल सी को एंगल एफ के बराबर करना था। ये हो गया, लेकिन कहोगे सर कैसे? आप ऑलरेडी पहले से ही एंगल पी को ई के बराबर कर चुके हो, आपने ये लाइन को पैरेलल प्रूफ किया था, तो एंगल पी ई के बराबर नहीं आया था? इसी कहीं पे लिखा हुआ है, देखो इसी में हम कहीं पे लिखे हुए हैं, कहीं दिखाई दिया? बोलो, यहाँ पे एंगल पी ई के बराबर और एंगल क्यू। तो अगर एंगल पी ही ई है और पी ही बी आया, पी ही बी आया और ये पी ही ई है, मतलब ये सब बराबर है ना, इसका मतलब बी और ई भी बराबर है। समझ में आया? एंगल क्यू किसके बराबर आया है? सी के, तो एंगल क्यू सी है और यही एंगल क्यू एफ के भी तो बराबर है, एंगल क्यू हमारा एंगल एफ के भी तो बराबर है, तो सब बराबर है। तो अब क्या लिख देंगे? इसको मान लेंगे क्या, इसको भी इक्वेशन मान लेंगे, कितना? थर्ड। क्या मान लेंगे? थर्ड, क्योंकि एक दो माने थे। अभी मत सोचना कि पहले एक होता है फिर दो होता है फिर तीन होता है ना, इसको भैया माना जाता है ताकि हम एग्जामिनर को समझा सके कि हम कैसे ये वाला बतवा लिखे हैं। तो जैसे ही हम लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो वो तुरंत देखेगा जहां तुम एक माने हो जहां तुम दो माने हो, और कहेगा कि नहीं बात तो सही है, ये वाला बात बराबर है, इसीलिए बच्चा ये बात लिखा है। तो उसको ये मतलब नहीं कि आप इसको 5 मान लो, तो यहां लिखोगे 5 और 2 से, तो 5 और 2 को देखेगा, है ना? बात समझ में आया? एकदम लाइन से हो, जरूरी नहीं है, जब जिसका जरूरत है तब कुछ मानेंगे। अब हम उसको बताना चाहते हैं ना कि एंगल बी जो है वो पी है और एंगल पी ही ई है, इसका मतलब बी और ई बराबर है, बी और ई, क्योंकि हमें यही तो करना था, बी और ई बराबर। तो हम उसको अब दिखाना चाहते हैं कि तुम 3 को देख और तुम 4 को देख। किसको देख? 4 को। किसको देख? 4 को। तो फ्रॉम थर्ड एंड 4, फ्रॉम थर्ड एंड 4 क्या लिख देंगे? जो हमें पूरा करना है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, बोलो यहां से, बोलो। और एंगल बी किसके बराबर आया? एंगल बी ई के बराबर आया, क्योंकि पी ही बी है और पी ही ई है, मतलब बी और ई बराबर है। तो एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ। प्रूव्ड। क्या हो गया? यही ना प्रूफ करना था। हेंस, इसमें भी बोला होगा कि दोनों बात हो गया, हेंस क्या होगा? हेंस दोनों बात हो गया ना, इसको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया था, एंगल्स इक्वल प्रूफ किए, दोनों बात हुआ, तो दोनों हो गया तो सिमिलर हुआ, तो हेंस द ट्रायंगल, द टू ट्रायंगल्स आर, तो अभी दोनों तो हो ही गया, ये गिवन था, एंगल को हमने अभी बराबर प्रूफ किया, दोनों हो गया, हो गया, तो क्या लिख देंगे? हेंस ट्रायंगल एबीसी, एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीई एफ। समझ में आई बात? इस सिमिलरिटी को किस नाम से जाना जाता है? ट्रिपल ए सिमिलरिटी। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बार बार हम लोग
इतना नहीं करते हैं, हम जानते हैं, लिखेंगे। अब अगर ये थ्योरम को ही दे देगा प्रूफ करने के लिए तब प्रूफ करेंगे। आवाज वाज रिकॉर्ड हो रहा है ना। कभी कभी रिकॉर्ड भी नहीं होता है, सारा खेल खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड हुआ होगा। चलो, तो ये बात समझ में आ गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, एक क्वेश्चन इस पे भी देख लेते हैं, ठीक है। टाइम कितना हुआ, 7:14। चलो, ज्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है, नहीं ना हुआ है। चलिए, तो ये थ्योरम कैसे यूज होगा देखो, समझो। देखो, तुमको क्या कहेगा, ये एक साइड, ये एक ट्रायंगल दिया एबीसी, समझे? बोलो, ये एक ट्रायंगल दिया तुमको, तुम्हारे पास क्या है, पी क्यू आर। क्या दिया, पी क्यू आर। ये दे दिया 3, ये दे दिया 6, समझ में आया? बोलो, ये दे दिया 7, ये दे दिया 14, समझ में आया बात? ये दे दिया 5, और ये कहा बताओ, फिर समझो, नहीं ये बताओ, नहीं ये भी देगा 10, ठीक है, क्योंकि अब साइड दिया है ना रेशियो में बराबर। अभी जो थ्योरम पढ़े उसमें क्या दिया था, साइड का रेशियो बराबर है, साइड का रेशियो बराबर है, तो एंगल पूछेगा आप। तो ये दे दिया मान लो 60 डिग्री, ये दे दिया मान लो तुम्हारे पास 70 डिग्री, समझ में आई बात? बोलो, चलिए 3, अब ये दे दिया 60 डिग्री, बुझाया? क्या दे दिया, 60 डिग्री, क्लियर है? या फिर ये दे दिया 50 डिग्री, क्या दे दिया, और कहेगा ये पी बताओ, एंगल पी बताओ। बात समझ में आया? एंगल पी क्या कहेगा बताओ। अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं, सी भी नहीं दिया है और पी भी नहीं दिया है। वैसे क्वेश्चन आसान हो गया, बिना इसी के निकाल लोगे। चलो, इसको भी मिटा दो, ये भी नहीं दिया है। पी और आर दोनों बताना है, एंगल पी और एंगल आर दोनों बताना है, और एंगल सी भी बताना है। तुम क्या पढ़े हो, बस इतना दिमाग में लाओ कि साइड का रेशियो बराबर होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो साइड का रेशियो पहले देखो, रेशियो कैसे देखा जाता है, देखने का तरीका क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ना। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब सबसे छोटा वाला साइड इधर के सबसे छोटा वाला साइड के करस्पॉन्डिंग हुआ, तो इधर सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 7 नजर आ रहा है तुमको, क्या नजर आ रहा है, 3, और उधर सबसे छोटा 6, समझ में आया? 3 के जस्ट बाद वाला बड़ा 5, 10। ये नहीं, अब देखो कोई बच्चा क्या करेगा कि जैसे 3 के साथ ले लिया 6, और 7 के ले लिया 10, क्योंकि यही आदत है उसका। 5 के साथ 14, क्योंकि इसको ऐसे देखेगा, इसको ऐसे देखेगा, और इसको ऐसे देखेगा, हो जाएगा सब लफड़ा। तो क्या अब कहेगा कि तो सिमिलर ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये बराबर होना चाहिए ना। ये 3 से काटा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 हुआ, लेकिन यहाँ कहाँ काटा, यहाँ का कहेगा ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो सिमिलर कैसे लगाए? तू सोच ही गलत रहा है। क्यों गलत सोच रहा है? क्योंकि उसे नहीं पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का मतलब, करस्पॉन्डिंग वर्ड का क्या मतलब होता है, करस्पॉन्डिंग वर्ड का क्या मतलब होता है, चलो बताओ। छोटा वाला साइड का करस्पॉन्डिंग हुआ, सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला, बीच वाला के, बुझाया? तो ये गलत ले रहा था, वो क्या ले रहा था, गलत ले रहा था। उसको क्या लेना चाहिए, सबसे छोटा 3 है, इधर सबसे छोटा 6 है, जस्ट बड़ा 5 है, इधर जस्ट बड़ा 10 है। ट्रेंगल घुमा दिया गया, क्या किया जा सकता है, ट्रेंगल को रोटेट कर दिया होगा। एक वो ट्रेंगल ऐसे था, ये भी ट्रेंगल एकदम सेट था, उसको घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, लो तो साइड में नहीं घूम जाएगा। मतलब ये लड़की थी, इस सही में खड़ी थी ऐसे, कोई आया इसको एगो उल्टा कर दिया, एगो ऐसे लिया, एगो ऐसे लिया, ये थोड़ा बड़ी थी, सिमिलर थी ना,
आए वो ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा। अब ये लड़की है तो तुमको पता चल जा रहा है क्योंकि आंख आंख से एकदम सीधा मैच करा रहे हो। लेकिन ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल में सब तो वर्टेक्स वाई एक ही जैसा होता है, ट्रेंगल जैसा, तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? ये प्रॉब्लम है। यहाँ तो पता चल रहा है ना, घुमाया गया है। यहाँ नहीं पता चलेगा। यहाँ पे आपको रेस्पेक्टिव पोजीशन देखना होगा, रेस्पेक्टिव पोजीशन को देखना होगा। सबसे छोटा वाला के ही होगा, क्योंकि अगर किसी चीज को जूम किए हो, किसी चीज को जूम किए हो, तो जो लंबाई का बढ़ने का अनुपात होगा, छोटा वाला छोटा ही बढ़ेगा, बड़ा वाला बड़ा बढ़ेगा, जो बीच वाला थोड़ा सा है वो बीच वाला के जैसा बढ़ेगा। ये नहीं ना है कि हम अगर जूम किसी चीज को करते हैं तो छोटा वाला बहुत बड़ा हो जाता है और बड़ा वाला छोटा हो जाता है। सब बराबर अनुपात में बढ़ता है, हैं? तो इसीलिए छोटा वाला छोटा के रेस्पेक्ट में बढ़ेगा, तो इधर वाले फिगर में बड़ा तो होगा क्योंकि जूम किया गया है, लेकिन इसमें जो सबसे छोटा होगा वो इसमें सबसे छोटे के कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएगा। ये वर्ड को पकड़ो, क्योंकि इसी से पूरा मैथ्स का सिमिलरिटी का क्वेश्चन बनता है। और हिम्मत रखो, तुम ही करोगे, तुम्हें ही करना है। हिम्मत, हार मत मानो कि हमें नहीं आएगा। अगर मान लोगे ना, मान लोगे ना, तो तुम उस चैप्टर को बिना छुए हुए पूरा पढ़ने के बाद भी तुम नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया कि हमसे नहीं आएगा, ये बहुत भारी है। वो करने ही नहीं देगा क्वेश्चन को। बस ये समझना है कि अगर हम करेंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी भी कर सकता है, ये भी सोचना पड़ता है। अगर हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी उतना क्षमता का थोड़ा सा अधिक इस्तेमाल करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर मम्मी पापा पढ़े लिखे होते हैं तो बच्चे भी पढ़े लिखे जैसा हो जाते हैं, और मम्मी पापा बुड़बक तो बच्चे भी। कारण क्योंकि वो जीन्स ही डेवलप नहीं हो पाता है। मेहनत करने से पीछे ही आदत बच्चों को बना दिया जाता है, रहने दे कोई बात नहीं, आराम कर, आराम कर। अब आराम करते करते इतना आराम कर लिए हैं कि पढ़ेंगे ही नहीं। तो अब जो समझ में आया 5/10। और बताओ सबसे बड़ा उधर कौन? 7। इधर सबसे बड़ा 14। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 दूना 7 एकम 7 दूना, सब बराबर आया, सब बराबर आया। जैसे ही बराबर आया तो हम सिंगल को सिमिलर कहेंगे। लेकिन समझना, एक वाला लिख दो, ABC लिख दो सिमिलर, लेकिन एक ठो को मत लिखना आप, क्योंकि इसमें मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। अगर AB साइड है तो AB के साथ कौन मैच करेगा बताओ? AB के साथ PQ मैच करेगा। 3 वाला 6 के साथ मैं मैच किया था, बोलो। तो AB लिखे हो तो PQ लिखो। लेकिन एक बच्चा ये भी तो कह सकता है सर QP भी तो हो सकता था। दोनों में से एक ही होगा, दोनों में से एक गलत है और एक सही है। अब कौन से पता करे कौन सही कौन गलत? अगला से पता चलेगा, अगला से पता चलेगा। एक तरफ तो लिख दिया हो ना बिना सोचे समझे, तो BC दूसरा तीसरा है, तो BC इधर कौन सी है? BC क्या है इधर? तो 5 वाला किसके साथ मैच किया था? यानी कि PR के साथ मैच होना चाहिए। तो अब अगर PQ लिख दिए हो तो R लिख दियो, बोलो। और यहां भी R लिखो, क्योंकि ये PQ है ये QP है, तो R तो बचा है। अब बताओ QR BC के साथ मैच कर रहा है कि PR BC के साथ मैच कर रहा है? क्योंकि पहला तो छोड़ोगे, आप पहला छोड़ोगे ना, कौन मैच कर रहा है? तो PR वाला ही सही है। ये जो लिखे हो ऑर्डर, यानी कि अगर बच्चा कोई ट्रायंगल ABC सिमिलर लिख रहा है ट्रायंगल PQR, तो ये गलत कर दिया। ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन लिखावट गलत है। क्या है? लिखावट गलत है। क्यों? क्योंकि BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR नहीं है। BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड, BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR नहीं है। दूसरा लिए हो ना, दूसरा तीसरा, यहां भी दूसरा तीसरा ना लोगे, पहला छोड़ोगे। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जैसा इधर वैसा उधर, जैसा इधर वैसा, तो पहला छोड़ो तो इधर भी पहला छोड़ो। तो BC और QR कहाँ मैच किया? 5 का 14 से मैच हो रहा है।
तो ये क्या है, गलत है। हम बोले थे ना कि दोनों में से एक ही को सही होगा। अब एक को नहीं सही है तो एक को सही हो जाएगा अपने आप। कौन सही है आप बताओ जल्दी। ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। अब देखो अब सही हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। देखना एकदम ध्यान से, देखो एकदम ध्यान से देखना है ना। ए बी जो साइड है और क्यूपी जो साइड है वो करस्पॉन्डिंग है। देखो जाके फिगर, ए बी 3 है और क्यूपी 6 है, तो 3 का 6 था। दूसरा तीसरा लो, बीसी लो, पी आर लो। बीसी कौन था, 5 था। पी आर देखो, पी आर देखो 14 कैसे दिखाई दिया तुमको। अरे बीसी लियो, आप पी आर लोगी ना, तो बीसी और पी आर देखो, मैच किया ना 5 से 10। तीसरा भी मैच करेगा। बीच वाला छोड़ो, किनारे किनारे लो, एसी क्यू आर, क्योंकि इधर बीच वाला छोड़ी हो, इधर भी बीच वाला छोड़ोगी। एसी लोगी, अब क्या लोगी, क्यू आर। देखो सेट हुआ, सही हो गया। जैसे ही ये सही हुआ, जैसे ही ये सही हुआ हमारा काम हो गया। जैसे ही ये सही हुआ हमारा काम हो गया। क्या काम हो गया सर, क्या काम हो गया सर, हम कहेंगे कि अब हम ऑर्डर को सही लिख चुके हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, नहीं कौन, सिमिलर ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्योंकि अगर ऑर्डर, ये देखो लिखा हुआ एकदम सही माना जाता है। अगर तुम ऑर्डर सिमिलर होते हुए भी अगर ऑर्डर को इधर उधर कर दिए तो ये लिखावट, ये सिंबॉलिकली गलत माना जाता है। दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर प्रूफ हो चुका है ना भैया कि साइड का रेशियो बराबर तो सिमिलर है, लेकिन तुम्हारे ऑर्डर का इधर उधर लिख देने की वजह से गलत मान लिया जाएगा। बस समझ गया। तो अभी तो हम ऑर्डर सही लिखे थे, अब सही है। अब देखो इतना से अब हमको फिगर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने ऑर्डर को सही लिखा है और ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो चुका है, सिमिलर का सिंबल जानते हो ना क्या है, हाँ, अगर ये सिमिलर हो चुका है तो अब हमें फिगर में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहला एंगल, एंगल ए किसके बराबर, एंगल क्यू के। पहला वाला एंगल पहला वाला के बराबर, बोलो अब दूसरा वाला कौन एंगल है, जल्दी बोलो। एंगल डी, इधर बताओ एंगल पी के बराबर, और बताओ इधर किसके बराबर, सेट हो गया सब। अब देखो एंगल क्यू क्या होगा, एंगल ए के बराबर। एंगल क्यू क्या होगा, ए के बराबर, तो ये 60 60 तो बराबर है ये। एंगल बी किसके बराबर, एंगल बी कौन है, चलो आओ एंगल आर पे, एंगल पी पे आओ, क्योंकि बी किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, पी के। तो बी अगर 70 है और पी क्या हो जाएगा, नहीं हो गया, तो एंगल पी निकल गया, एंगल पी निकल गया। एंगल सी किसके बराबर, आर के। तो सी भी नहीं मालूम, आर भी नहीं मालूम। अब क्या करें सर, हम कहेंगे अपने बीच खोपड़ा लगाओ और पूछो उससे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है। तो तुम्हारा बीच खोपड़ा बोलेगा 180 डिग्री सर। तो अगर ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो 7 6 13 130 हो चुका है। कितना डिग्री होना चाहिए, 50 डिग्री। इसका मतलब ये वाला वैल्यू कितना होना चाहिए, 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री तो भैया साहब ये कितना, 50 डिग्री, तो निकल गया कि नहीं। तो जो जो पूछा था अब लिख दो। एंगल सी पूछा था 50 डिग्री, हाँ, एंगल पी पूछा था 70 डिग्री, एंगल आर पूछा था 50 डिग्री। बोलो, हाँ, बस समझ में आया, समझ में आया। सिमिलरिटी इस तरह से पढ़ा जाता है। अगर तुम हर बात को मेरा ध्यान से समझोगे और ध्यान से करोगे, तो तुम समझ लो कि तुम ही केवल नहीं सीखोगे, तुम्हारा आने वाला जनरेशन पढ़ा लिखा हो जाएगा। और नहीं सीखोगे, तुम भी गए, वो भी गया, उसके आने वाला भी गया। तो तुम कम से कम अपने बारे में ना, उसके बारे में तो सोचो, ठीक है ना। हम इतनी मेहनत इसलिए ही करते हैं, सही बता रहे हैं, हम इतनी मेहनत इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो आने वाला जनरेशन होगा वो भी हमसे सीख ले। हम जितना अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, उतना अधिक से अधिक वो मेरे को देखेगा कि हमारे पापा मेहनत कर रहे हैं, हमारी पत्नी भी हमको देखेगी कितने मेहनत कर रहे हैं, तो उसको भी अंदर से आएगा कि नहीं हम भी करें।
और हम भी खुश रहेंगे तब। वो हमसे देखेगी तो कहेगी कि जिंदगी है ना, चल क्या दिक्कत, पैसा मिल ही रहा है। समझ में आ रही बात? वो वाली जिंदगी नहीं चाहिए। वो वाली जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह होती है, जानवरों की तरह होती है। जिंदगी में कुछ ना कुछ चैलेंज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ करना है यार, कुछ ना कुछ करना है, ऐसे नहीं जीना है। एक ही जीवन है यार, दूसरे के गुलामी में निकाल दें। गलत नहीं करना है, लेकिन आगे बढ़ना है। जिंदगी में गलत नहीं करना है। कभी हम मिरर में खड़ा होकर देखें और पूछें अपने आप से कि मैंने किसी के साथ गलत किया, तो नहीं जवाब आना चाहिए। नहीं तो हम खुद के ही नजर में गिर जाएंगे कि हमने ये क्या किया था, हमने ये क्या किया था। लेकिन आगे बढ़ना है, जवाब देना है कलम से, ठीक ना? चलिए, तो आज के क्लास यही खत्म कर दें, क्योंकि रात हो जाएगी ज्यादा। हम तो सोचे थे कि पूरा थ्योरम ही कंप्लीट कर दें, लेकिन 2 ही थ्योरम हो पाया। हाँ, 2 ही हो पाया ना। एक थ्योरम और है हमारे पास, साइड एंगल साइड, इसको हम लोग कल करेंगे। और जितना भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हैं, वो सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है ना? सारा लगा हुआ है एकदम, वीआईपी वीआईपी एकदम क्वेश्चन है, ठीक है? सब हम लोग करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक और एक प्यारा प्यारा कमेंट करके जाइएगा। और चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि कैमरा बहुत जल्दी आ जाएगा, तो फिर हम लोग लाइव भी आएंगे। और जब लाइव आएंगे तो और मज़ेदार क्लास होगा। मैराथन वाला क्लास लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ट्रायंगल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्लास हम लोग हो सकता है कि छठ के बाद लेंगे, क्योंकि छठ के बाद हम अपना मूड बना चुके हैं कि कैमरा को मंगा ही लेना है, ठीक है ना? थोड़ा सा पैसा वैसा का जुगाड़ करना पड़ रहा है, अब जुगाड़ कर लिया जाए, उसके बाद आ जाएगा तो हम लोग क्लास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से।